तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स के बारे में इस चैप्टर में। पहले बात कर लेते हैं बजट की। बजट 2023-2024। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर जो है, इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि उन पॉलिसीज को, उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है विच आर रिलेटेड टू फार्मर वेलफेयर एंड मैनेजेस एग्रीकल्चर इनपुट्स। और दूसरा है एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, विच कोऑर्डिनेट्स एंड प्रमोट्स एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। बजट 2023-2024 जो है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जब इस साल का बजट आया 1 फरवरी को 2023-24 का, देखो लेटेस्ट बजट है आपके सामने, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 1 फरवरी आना अभी बाकी है। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये बजट आया तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को, शॉर्ट में अगर बोलूँ तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, कितना पैसा दिया गया? 1,25,036 करोड़, 1,25,036 करोड़। अब जो इस बार बजट आएगा ना 1 फरवरी 2024 को, तब आप देखना कि ये पैसा कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। ओके, ये वाला जो अमाउंट था 1,25,036 करोड़ का, ये 5% ज़्यादा था देन द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर 2022 टू 2023, जितना प्रीवियस ईयर का बजट था उससे ज़्यादा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है, अगर टोटल बजट की बात करें, यानी कि ये है टोटल बजट, इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री कवर होंगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को इतना शेयर मिला। इतना शेयर मिला इस पाई के अंदर, इस टोटल केक के अंदर, जो केक कटा और सब में बटा, तो 2.8% केक का टुकड़ा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को मिला। ठीक है, इसका सोर्स है पीआरएस की जो सरकारी जो वेबसाइट होती है वो। ठीक है, 77% एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर थे, मतलब खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है, इट इज एलोकेटेड टुवर्ड्स 3 स्कीम्स। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि 3 स्कीम कुछ ज़्यादा ही भयंकर स्कीम होगी। पीएम किसान, इंटरेस्ट सब्सिडी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 77% पैसा, मतलब अगर मैं इस 2.8 को अगर मैं यहां पर ले आऊं और इस 2.8 को अगर मैं 100% कर दूं, इसका जो 77% जो शेयर है, इसका जो 77% शेयर है, ये 3 स्कीम्स को डेडिकेट करा गया। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ऐसा बोला गया था इस बजट के अंदर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विल बी बिल्ड एज अ ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड। इट विल एनेबल इंक्लूसिव farmer centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance. उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. Agriculture credit target will be increased to 20 lakh crore rupees with a focus on animal husbandry, dairy and fisheries. एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट समझ रहे हो? ये क्रेडिट टारगेट क्या है? क्या देने के लिए? लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। इसको क्या बोला गया था इस बजट में, कितना बढ़ जाएगा ये? 20 लाख करोड़ तक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस कौन से 3 जगह पर दिया जाएगा? पशुपालन पर, लाइफ स्टॉक के सेंस में डेयरी और फिशरीज। गवर्नमेंट जो वो लॉन्च करेगी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीज फ्री क्वालिटी प्लानिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिसके लिए लागत आएगी लगभग 2200 करोड़ रुपए की। ये था इस बार का बजट विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके,
एक बार सुन लिया देख लिया काफ़ी है, छोड़ो। इस साल तो एग्ज़ाम नहीं दिया था आपने, और ना ही कोई मतलब है, अब तो प्रीलिम्स में सबको हो गया। 2024 के लिए हमारी जो लेटेस्ट बजट आएगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा। अच्छा, ये वाली जो बातें ना कॉमन थी, शायद नहीं याद होगा आपको, हमने इकोनॉमिक सर्वे के जो 10 चैप्टर पढ़े थे, एग्रीकल्चर के चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे ये वाले। हमने 10 दिन लगा के पढ़ा था ना सारे 10 चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के, रोज एक एक चैप्टर करते थे हम लोग, है ना। उसके अंदर ये एक एक चैप्टर था सबके ऊपर, है ना। इसके अलावा और क्या बातें, ये बोला गया था इस बजट में, a plan will be implemented to set up decentralized storage capacity to help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate time. इसी बजट में बोला गया था कि एक ऐसा प्लान इंप्लीमेंट करा जाएगा कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको डिसेंट्रलाइज करा जाए। अब डिसेंट्रलाइज क्यों करा जाए, ऑब्वियसली बात है, खेत वगैरह कोई शहरों में तो होते नहीं है, वो स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह जो भी हमें बनानी है, मैंने आपको इतने डिटेल में स्टोरेज फैसिलिटी का ये पूरा अपने खुद के खेतों का एग्जांपल आपको देकर मैं कहीं बता रहा था ना आपको, ये हाँ ये सब कुछ मैंने आपको जो बताया। तो यहाँ पर ये जो बात करी गई थी इस बजट के अंदर, ये करी गई थी कि डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी टू हेल्प फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोड्यूस एंड रियलाइज रीम्यूनरेटिव प्राइसेस थ्रू सेल एट एप्रोप्रिएट टाइम। इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी ना, डिसेंट्रलाइज तो आप समझ गए गांव के लेवल पर बनाई जाएगी, बिल्कुल। अब गांव के लेवल पर मतलब पता है क्या इसका मतलब, इसका प्रॉपर मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बार बार आपके सामने टर्म यूज नहीं करता रहता, फार्म गेट फार्म गेट फार्म गेट, ठीक है, ये बिल्कुल वहां पर के किसानों के खेतों से पास हो। अब जैसे ये होगा क्या, मैं इसका प्रॉपर प्लान आपको बताता हूँ। ये है किसी किसान का एक खेत, ये दूसरा खेत, ये तीसरा खेत, ये चौथा खेत। तो स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाए ना तो वो यहां बनाई जाए, इस जगह पर, यहां पर, ताकि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो एकदम इक्वल डिस्टेंस पर। इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फैसिलिटी, समझे। ये हर एक के खेतों में, हर एक के घर में जाके नहीं बनाई जाएगी किसानों के, आई रिपीट, हर एक के खेतों में, हर एक के घर में जाकर नहीं बनाई जाएगी, ये एक सरकारी जगह होगी, ठीक है, लाइक कोल्ड स्टोरेज फर्म्स, ताकि फार्मर जो है दे कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस एंड रियलाइज रीम्यूनरेटिव प्राइसेस थ्रू सेल एट एप्रोप्रिएट टाइम। अब रीम्यूनरेटिव प्राइसेस थ्रू सेल एट एप्रोप्रिएट टाइम क्या, मैंने आपको क्या बताया, हमारे यहाँ चाचा वगैरह ये लोग कितने महीनों का वेट करते हैं, जैसे मतलब मान लो नवंबर में जो फसल की कटाई हुई, कितने महीनों का उन्होंने वेट करा, 4 से 5 महीने का वेट करा कि नहीं करा, और पार्ट्स पार्ट्स में उसको निकालते रहना बेच बेच कर, ये 10,000 किलो को, है ना। ये चीज है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि फिर से बताऊं, बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है ना शैनी, श्रेया, ऑल सेट। तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो फैसिलिटेट सेटिंग अप मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी फिशरीज सोसाइटीज, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अनकवर्ड पंचायत एंड विलेजेस इन द नेक्स्ट 5 years। सरकार जो है वो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करेगी, प्राइमरी फिशरीज सोसाइटी को, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इन अनकवर्ड पंचायत एंड विलेजेस इन द नेक्स्ट 5 years। इस बजट के अंदर ये एक मीडियम टर्म प्लान एक काइंड ऑफ अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेंसस की। एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर जो है, ये एग्रीकल्चर सेंसस स्कीम को इंप्लीमेंट करता हुआ आ रहा है 1970 टू 71 के साल से। एग्रीकल्चर सेंसस जो इंडिया के अंदर है, ये हर 5 साल में कंडक्ट होने वाला एक सेंसस होता है, और ये गाइडलाइंस किसकी फॉलो करता है, इट फॉलोज ब्रॉड गाइडलाइंस ऑफ डिसीनियल वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर। डिसीनियल का मतलब क्या होता है, कितने साल में एक बार, डिसीनियल का मतलब क्या होता है, कितने साल में एक बार, 10 के 5 के 1, 10, ठीक है, पक्का देखते हैं, रिकरिंग एवरी 10 years, ओके, डिसीनियल। एक बात याद रखना, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है वो 5 साल में एक बार कंडक्ट होता है,
और वो गाइडलाइंस फॉलो करता है, मतलब सेम उसी तरीके से होता है जैसे वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर होता है। लेकिन ये जो WCA होता है, वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर, ये कितने साल में एक बार कंडक्ट करा जाता है? 10 साल में। और जनरली जो सेंसस होते हैं, जैसे जो पॉपुलेशन सेंसस या जो मेन सेंसस होते हैं, वो कितने साल में एक बार कंडक्ट होते हैं? 10 साल में। तो वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर इवॉल्व बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस किसका है? FAO का। और FAO किसके अंतर्गत काम करता है? UN के अंतर्गत। एग्रीकल्चर सेंसस जो है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। जो भी हमारे देश में खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो आंकड़े होते हैं, उसको कंपाइल करने का काम करता है एग्रीकल्चर सेंसस। द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन इन द एग्रीकल्चर सेंसस इज ऑपरेशनल होल्डिंग। बिल्कुल बेसिक तरीके से जो डेटा जो कलेक्ट करा जाता है एग्रीकल्चर सेंसस के अंदर, इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेशनल होल्डिंग। ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब ये है, सबसे ज्यादा जो, मतलब पूरे एग्रीकल्चर सेंसस में सबसे ज्यादा जो मुख्य इंपॉर्टेंस जो दी जाती है, वो उस लैंड को दी जाती है जहां पर जो किसान है वो खेती बाड़ी कर रहा हो, फार्मिंग कर रहा हो, क्रॉप कल्टीवेशन कर रहा हो, और वो लैंड का जो टुकड़ा है वो ऑपरेशनल होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। Periodic agriculture censuses are the main source of information on basic characteristics of operational holdings such as land use, cropping pattern, irrigation status, tenancy, etc. अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको कलेक्ट करा जाता है, टैबुलेट करा जाता है बट डिफरेंट साइज क्लासेस। हमारे देश में फार्मर्स की क्लासेस की बात हो रही है यहाँ पर, स्मॉल, मार्जिनल, मीडियम, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, एंड सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ये सब हम लोग क्यों कंपाइल करते हैं, इनको टैबलेट क्यों करते हैं? बेसिकली ऑल दीज डेटा आर नीडेड फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज। अभी तक हमारे देश में 10 एग्रीकल्चर सेंसस जो है ये कंडक्ट करे जा चुके हैं, जब से ये स्टार्ट हुआ था 1970 से 71 में, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ड्यूरिंग द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश टाइम्स, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन। 11th एग्रीकल्चर सेंसस जो है, इसको लॉन्च करा गया था जुलाई 2022 में। इसका डेटा अभी पब्लिश होना बाकी है। तो जो लास्ट सेंसस था, पहले 11th एग्रीकल्चर सेंसस हो तो चुका था लॉन्च, इसका डेटा अभी तक नहीं आया। तो 10th वाले का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। 10th एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें अगर 2015-16, तो इसने क्या बोला, जैसे आपको ये बोल रहा था ना कि बेसिक यूनिट जो है डेटा कलेक्शन का एग्रीकल्चर सेंसस के अंदर वो होता है ऑपरेशनल होल्डिंग्स। तो इसको पहले समझते हैं क्या होता है ऑपरेशनल होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स। वो सारा लैंड या जमीन का टुकड़ा विच इज यूज होली और पार्शली फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मैंने आपको ये वाली चीज बताई ना कि जो लैंड है वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए किसान जो यूज कर रहा है उसको आइडल नहीं पड़ा रहने दे रहा है, वो होता है ऑपरेशनल होल्डिंग। क्योंकि खेती बाड़ी में मेन चीज यही तो है ना, खेती बाड़ी प्रैक्टिस करना, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन करना। तो ऑल लैंड विच इज यूज होली और पार्शली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इज ऑपरेटेड एज वन टेक्निकल यूनिट इज काउंटेड एज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। Technical unit is a unit of land which is under the same management and has the same means of production such as labor force, machinery and animals. ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग वो बेसिकली बोल रहा है कि ऐसी जमीन भी हो सकती है, टेक्निकल अगर टर्म में हम लोग बोले, ये एक टेक्निकल यूनिट का पार्ट हो सकता है। मतलब एक ऐसी जमीन जहां पर एक खेती बाड़ी जो है वो प्रैक्टिस हो रही हो, लेबर फोर्स यूज हो रहे हो, वहां पर हो सकता है मशीन्स भी डिप्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो, लाइक ट्रैक्टर्स, लाइक हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा। और एनिमल्स इसलिए हो सकता है वहां पर लाइफ स्टॉक भी प्रैक्टिस हो रहा हो। ठीक है, अब अगर इस 10वें एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें तो इसके आंकड़े हमारे सामने क्या है। देखो, ये 10th एग्रीकल्चर सेंसस दोस्तों हमारे लिए तब तक रेलिवेंट है पेपर के अंदर जब तक 11th एग्रीकल्चर सेंसस जो कि जुलाई 2022 में कंडक्ट हुआ उसका पूरा डेटा, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पब्लिश नहीं हो जाते हैं। तब तक 10th वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर चाहे कितने भी साल हो जाए। जैसे 2021 में पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट हो रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ कंडक्ट। तो जब तक ये नहीं होता कंडक्ट, इसके आंकड़े नहीं आते हमारे सामने, हम चाहे कोई से भी साल एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी के, 2011 वाले हमारे लिए रेलिवेंट रहेगा।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द कंट्री इट हैज इंक्रीज फ्रॉम, ये बोला गया था एग्रीकल्चर सेंसस में कि इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 138.35 मिलियन, जो कि 5 साल पहले था। ये एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल में कंडक्ट होता है ना, तो 2010-11 में जब ये कंडक्ट हुआ था तो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स हमारे देश में थी 138.35 मिलियन, वो बढ़कर हो गई 146.45 मिलियन इन 2015-16। यानी कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स का एरिया 9वें सेंसस के कंपैरिजन में 10वें सेंसस ने हमें ये बताया कि वो बढ़ा है 5.86%। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स या ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को सारा का सारा, कि वो ऐसी जमीन जहां पर ये किसान उसको अडल नहीं छोड़ रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। और हमने इसका एक टेक्निकल नेचर भी देखा, ये एक ऐसा लैंड हो सकता है कि जहां पर जो किसान है उन्होंने अपनी मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स को यूज कर रखा हो, लेबर हो वहां पर काम करने के लिए, यानी कि लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज हो, एज वेल एज वहां पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये वाला था ना, कहाँ गया ये, हाँ एनिमल्स, लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी वो लोग कर रहे हो किसान, ठीक है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी कर रहे हो। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स जो है वो यूपी के अंदर है, उसके बाद बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में है। देख रहे हो, पंजाब हरियाणा का जिक्र तक नहीं है दूर दूर तक। उसके बाद अमंग स्टेट्स हाईएस्ट इंक्रीज इन होल्डिंग्स वाज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मतलब लैंड होल्डिंग्स जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स जो इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब इंक्रीज कैसे हुई है, प्रीवियस सेंसस के केस में, मतलब 5 सालों में, ऐसा मान लो आप। लास्ट सेंसस, क्योंकि नौवा सेंसस था एग्रीकल्चर सेंसस, वो 2010-11 में कंडक्ट हुआ था, है ना। और ये जो 10th वाला है ये 2015-16 में कंडक्ट हुआ था। उसके बाद इस सेंसस ने हमें ये बताया, 10th एग्रीकल्चर सेंसस ने, कि सम स्टेट्स आल्सो शो अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स। अब देख रहे हो, ये पूरे सेंसस फिगर्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऑपरेशनल होल्डिंग की बात करे जा रहा है, बार बार ऑपरेशनल होल्डिंग, ऑपरेशनल होल्डिंग, ऑपरेशनल होल्डिंग। इसलिए हमें यह बता रहा था कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है उसका जो बेसिक यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन होता है एग्रीकल्चर सेंसस के अंदर, वो ऑपरेशनल होल्डिंग होता है। सारी कहानी इसी टर्म के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। कुछ जो स्टेट्स हैं दे शो अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, शार्पेस्ट फॉल हैज बीन रिकॉर्डेड इन गोवा, ठीक है। और सबसे कम ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स रही है, सबसे कम फॉल देखने को मिला मणिपुर के अंदर। उसके बाद 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हमारे देश के अंदर, दे अकाउंटेड फॉर अबाउट 91.01% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स। और ये राज्य कौन से हैं? 14। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ गुजरात, फिफ्थ कर्नाटका, 6 केरला, 7th मध्य प्रदेश, 8th महाराष्ट्र, 9th ओडिशा, 10th राजस्थान, 11th तमिलनाडु, 12th तेलंगाना, 13th उत्तर प्रदेश एंड 14th वेस्ट बंगाल। ऑपरेटेड एरिया, ऑपरेटेड एरिया ये भी एक एग्रीकल्चर सेंसस में टर्म गिवन होती है। ऑपरेटेड एरिया इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड एरिया। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स वाला एरिया कौन सा था? जिसके अंदर कल्टीवेशन होती है। देख रहे हो कहां गया? लैंड विच इज होली और पार्शली यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इट इज ऑपरेटेड एज वन टेक्निकल यूनिट इज काउंटेड एज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। और टेक्निकल यूनिट का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंड जहां पर प्रोडक्शन भी हो रही हो, लेबर फोर्स हो, मशीनरी और एनिमल्स हो, लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी हो रही हो। तो ऑपरेटेड एरिया क्या हुआ? ऑपरेटेड एरिया इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेटेड एंड अनकल्टीवेटेड एरिया। जबकि वहां पर क्या था? वो चाहे पूरा या फिर पार्शली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन वो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, यानी कि खेती बाड़ी वहां पर हो रही है, लेकिन यहां पर अनकल्टीवेटेड एरिया भी है। प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ इट इज पुट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड। इसका कोई जो पार्ट है वो खेती बाड़ी के लिए यूज हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ फॉर इंस्टेंस एन ऑपरेशनल होल्डिंग, ऊपर वाली की बात कर रहा है, ऑपरेशनल होल्डिंग, अगर कोई ऐसा ऑपरेशनल होल्डिंग है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सर्वे numbers out of which one survey number is put to non-agricultural uses. The total area of the operational holdings will be equal to total geographical area of all the 4 survey numbers. कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर एक ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, वहां पर अगर कोई इतना सा इसका पार्ट है जो कि अनकल्टिवेटेड है, लेकिन एक रेफरेंस पीरियड के चलते
हमें इसके अंदर कल्टीवेशन करनी है। देखो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ इट इज पुट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड, तो वो ऑपरेटेड एरिया होगा कि यानी कि यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी अभी हो सकती है कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाकर तौर तरीके अपनाकर, लेकिन अभी हो नहीं रही है। तो टोटल ऑपरेटेड एरिया कंट्री के अंदर ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 159.59 मिलियन हेक्टर्स in 2010-11 to 157.82 million hectares in 2015-16, showing a decrease of 1.11%. उसके बाद ग्रुप साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 1.08 हेक्टर्स, पहले कितना था 1.15 हेक्टर्स। तो लैंड होल्डिंग्स जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड करी जाती हैं। मार्जिनल फार्मर्स की 1 हेक्टर तक, स्मॉल फार्मर्स 1 to 2 हेक्टर्स, सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टर्स, मीडियम फार्मर्स 4 to 10 एंड लार्ज फार्मर्स अबव 10 हेक्टर्स। तो जो शेयर है स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स का वो 86.08% है टोटल होल्डिंग्स में, टोटल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इनका है। हम लोग बार बार नहीं बोलते छोटे और मझले किसान, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। जो शेयर है सेमी मीडियम और मीडियम लैंड होल्डिंग्स का, इट इज 13.35% ऑफ द टोटल होल्डिंग्स, और शेयर ऑफ लार्ज लैंड होल्डिंग्स 0.57%। ऐसे किसान, ऐसे लार्ज जमींदार बहुत बहुत ही कम है हमारे देश के अंदर। तो नंबर ऑफ होल्डिंग्स एज पर एग्रीकल्चर सेंसस, अगर आप मार्जिनल फार्मर्स की बात करो, इनका ट्रेंड कैसा रहा है 36,200 देखना, मतलब कॉन्टिन्यूसली राइजिंग और कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग हम देखेंगे, या फिर रोलर कोस्टर देखेंगे। स्मॉली मार्जिनल फार्मर्स, अगर आप यहां पर देखो मार्जिनल फार्मर्स को, ये देखो ये इसका सिंबल है, बढ़ती हुई रहा है। सच में ऐसा है क्या? 1972-75 जब से एग्रीकल्चर सेंसस हमारे पास है, 36,000, 44, 50, 56, 63, 71, 75, 83, 92, 1 लाख, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। स्मॉल फार्मर्स की बात करें, ये भी बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रूफ एक बार प्रूफ कर लेते हैं। 13,000, 14,000, 16,000, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जीएस कॉन्टिन्यूसली राइज। सेमी मीडियम की बात करते हैं, ये वाला, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं। 10, 11, 12, 13, 13,252, 13,923, ठीक है बढ़ गया। 14, लेकिन 14,261, और ये हो गया 14,021। फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ 14,127, लेकिन गिर गया 13,896। फिर बढ़ रहा है 13,993। तो इसका जो है, इसका जो वो है वो ऐसे गया है, ये ऐसे, और अब जाकर ये ऐसे। मीडियम फार्मर्स की बात करते हैं, इसको मिटाएं अगर एक बारी। मीडियम फार्मर्स का सिंबल है ये वाला, ये बिल्कुल सीधा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, काइंड ऑफ मतलब एक ही जगह पर कंसोलिडेशन मोड पर है ये इनका शेयर। तो ये क्या है 7,900, 8,200, 8,000 कम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 7,900, फिर है 7,500, फिर 7,000, 6,500, 6,300, 5,800, 5,500। तो ये तो पूरा ऐसा है कि ये हल्का सा बड़ा था, हल्का सा बड़ा था ये वाला मीडियम वाला जो शेयर है, ठीक है 8,200 तक गया था। उसके बाद 8,200 से 5,500 आ गया, यानी कि इसका जो शेयर है ये तो फिर काफ़ी नीचे चला गया। और लार्ज फार्मर्स की बात करें, लार्ज फार्मर्स की बात करें तो ये है, इसका जो शेयर है ये है 2,700, 2,400, 2,100। तो 27, 24 डिक्लाइन हो गया, और ये आज 838 पर है। तो ठीक है, ये भी ऐसा है कि लार्ज फार्मर्स की बात करें, इसका ये एक ही बार बढ़ा था बस, ठीक है, ये एक ही बार बढ़ते हुए गया है,
2700, लेकिन फिर 24, 21, 19, 16, 14, 12, 10, 9, 8, ठीक है, एक बार बढ़ा है, लेकिन उसके बाद तब से ये शार्प बैंड दे देकर काफ़ी नीचे है ये। तो यानी कि कॉन्टिन्यूसली राइजिंग वाले कौन से हैं? सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, राइट। बाकी सारे कैसे हैं कि थोड़े से बढ़े फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज पर। फिर एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स एज पर डिफरेंट एग्रीकल्चर सेंससेस, एवरेज साइज, ठीक है। तो ये जो है ये कम हुआ है ओवरऑल जब से एग्रीकल्चर सेंसस स्टार्ट हुआ था, 2.28 हेक्टर्स मिलियन हेक्टर्स टू 1.08 मिलियन हेक्टर्स। और इसकी रेट कैसी रही है? 2.28 टू 1.18695541332315। हाँ, तो ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग मोड पर है। उसके बाद शेयर ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड लैंड होल्डिंग्स, द परसेंटेज शेयर ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स एज पर एग्रीकल्चर सेंसस। तो अगर हम लोग बात करें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल कास्ट के पास ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स का जो शेयर है डेट इज 11.84%, शेड्यूल ट्राइब 8.65%, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग्स 0.18% और अदर्स 79.33%। याद रखने वाली बात यह है, शेड्यूल कास्ट के पास ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब के पास कम है। ये नंबर 1 पर आते हैं, ये नंबर 2 पर आते हैं। आपको थोड़ा सा फर्क मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये लाइट ग्रीन है या डार्क ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर शेयर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 12.79% इन 2010 to 11 to 13.96% in 2015 to 16. This shows that more and more females are participating in the management and operation of agricultural lands. जो शेयर है SCs and STs का among total operation land holdings is, SCs का है 11.84% और ST का है 8.65% रिस्पेक्टिवली। शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल कास्ट मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, ये कहाँ पर है? राजस्थान, यूपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। फिर शेड्यूल कास्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, अच्छा ये सॉरी ये मैक्सिमम एरिया है, एरिया कितना बड़ा है, और ये है नंबर की बात। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। उसके बाद एससी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग्स, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ये समझ गए ना, मैं मैक्सिमम एरिया जो नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर मतलब कितने किसानों के पास है ये ऑपरेशन लैंड होल्डिंग जहाँ पर खेती बड़ी प्रॉपर तरीके से होती है। एरिया मतलब किसानों के नंबर भले ही कम हो, लेकिन लैंड साइज जो है वो बहुत बड़ा बड़ा अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, लैंड साइज भले ही छोटा सा अवेलेबल, लेकिन नंबर ऑफ फार्मर्स बहुत ज़्यादा है। वो हो गया नंबर, एरिया हो गया लैंड साइज के हिसाब से, समझ गए। तो चैप्टर हमारा दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हालांकि हमें इसमें टाइम लगा, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर के इंडियन एग्रीकल्चर को समझने के लिए और उससे रूबरू होने के लिए अच्छा चैप्टर था ये। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर जो चैप्टर 1 है हमारा ये कंप्लीट हुआ। हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो जानी। तो अभी हमारा वैसे टॉपिक यही चल रहा है एक तरीके से, लेकिन इसके हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन जो है वो अभी वो डिस्कस करा है। ये 4 टॉपिक्स होते हैं हमारे विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आप, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपके जो है ये कवर हो जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जो लैंड रिफॉर्म्स वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स वाली उसमें आ जाती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर का भी पार्ट होता है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ही लिंक्ड है। छोटे और मझले किसानों के लिए ही बेसिकली ये लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, या फिर अगर हम लोग बात करें अभी इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है, लैंड टेनेंसी लॉज, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके साथ एसोसिएटेड है। तो
बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन एग्रीकल्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।